सीसीई पैटर्न है जो आपका आज मैं करवाने वाली हूँ। ये कंप्लीट पार्ट आपका मतलब ये रीट में भी टॉपिक है, सेकंड ग्रेड सेकंड में भी है ये टॉपिक, तो मैंने वहीं से ये पूरा पार्ट पिक किया है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको अपनी जो ये न्यू अनुदेशक की बुक्स आई है इनमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट मिल सकता है। कॉन्फ्लिक्ट का रीजन ये है कि हमारी अनुदेशक की बुक्स फर्स्ट टाइम प्रिंट हो रही है और रीट की जो बुक्स है वो नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट हो चुकी है, प्लस उनमें एक्यूरेसी आ चुकी है। तो मैंने इसके लिए ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, पूरा क्या मतलब आपके ऑलमोस्ट जो टॉपिक मैच करते हुए थे वो मैंने जनरली रीड से, ग्रेड फर्स्ट से जो आ रहा है या ग्रेड सेकंड से जो आ रहा है या फिर बीएड वाले पार्ट से जो आ रहा है वहां से मैंने कंपेयर करके ही करवाया। मतलब मैंने कोशिश की है कि आपको मैं किसी भी पार्ट में कॉन्फ्लिक्ट ना आने दूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको किसी भी चीज में डाउट लगता है, अपनी अगर अनुदेशक की बुक्स में से पेडागोजी पढ़ते हो और उसमें किसी चीज में कॉन्फ्लिक्ट लगता है, तो आपको जो यहाँ लिखवाया गया है वो 100% सही है। ये याद रखना, वो 100% सही है क्योंकि मैं ये ऑथोराइज बुक से मैटर कलेक्ट करके लाती हूँ। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बताने ये चीज आपको कंफर्म कर रही हूँ। चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कहीं कहीं पे ये सतत एवं समान मूल्यांकन के नाम से भी मिल सकता है। सतत एवं समान मूल्यांकन के नाम से भी अगर ये मिलता है तो भी यही बात है। कहीं कहीं पे व्यापक की जगह क्या कर दिया गया है, समान मूल्यांकन कर दिया गया है। देखो, सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है। सतत का मतलब है जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहे। ठीक है, व्यापक मतलब पूरे के पूरे जो भी आपका मान लो एक विषय है, अगर मैं उसके छोटे छोटे पार्ट को लेके कॉन्टिन्यूसली आपके टेस्ट लेते जा रही हूँ तो वो हो गया आपका सतत। और जब मैं आपके पूरे के पूरे सिलेबस का मतलब आपके पूरे के पूरे विषय का एक साथ टेस्ट ले लेती हूँ तो वो क्या हो गया, व्यापक मूल्यांकन। तो शिक्षा व्यवस्था में आपको कितना पढ़ाया और पढ़ाने के बाद शिक्षण करवाने के बाद आपने कितना उस चीज का अधिगम किया, कितनी चीजें आपने ग्रहण कर ली है, उसका अगर मुझे पता लगाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं छोटे छोटे टेस्ट के पार्ट में आपका मूल्यांकन करती रहूंगी ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आपको कितनी चीज आई या कितनी नहीं आई। सीसीई के अंदर ही हमने जो मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था निदानात्मक और उपचारात्मक, यहाँ पे क्यों किया जाता है ऐसा कि आपका कॉन्टिन्यूसली टेस्ट करवाया जाए, निदान यानी कि मुझे ये पता चल जाए, मैं आपकी कमियों को पता लगा लूं, डायग्नोस कर लूं कि आपको किस किस चीज में कहाँ कहाँ क्या क्या कमी आ रही है। उपचारात्मक का मतलब है रिमेडियल, फिर मैं उस समस्या का समाधान भी करूं कि भाई आपको यहाँ पे इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही, ताकि व्यापक मूल्यांकन के टाइम तक आप उस चीज के लिए प्रिपेयर रहें। हमने बताया था कि ये जो सीसी पैटर्न है, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में पहले वो हाफ ईयरली वाला पैटर्न होता था, हाफ ईयरली के बाद जो एग्जाम होता था उसमें हाफ ईयरली का
सिलेबस नहीं आता था, ताकि बच्चे के ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े, वो टाइम डिवाइड करके उसे पढ़ ले। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने, एक तो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो थोड़ी ढीली ढाली है, आपको पता होगा 1986 में सीसीई पैटर्न को लागू करने का सोचा गया था। सीसीई पैटर्न को 1986 में लागू करने का सोचा गया था, लेकिन वो तब लागू नहीं हो पाई, और उसे कब लागू किया गया? 2005 में, एनसीएफ 2005। अब आप पूछोगे एनसीएफ क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, मतलब राष्ट्रीय करिकुलम का अर्थ होता है आपका पाठ्यचर्या, है ना, उसके बारे में पता लगाना। और उसका फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना जिससे आपके कंप्लीट इवैल्यूएशन किया जा सके, और वो राष्ट्रीय लेवल पे लागू हुआ था। ठीक है, तो आपके अभी तक जो शिक्षा नीति चल रही थी वो कौन सी चल रही थी? शिक्षा नीति कौन सी? 86 वाली चल रही थी। कौन सी वाली चल रही थी? 86 वाली में। और सीसीई पैटर्न को भी 1986 में ही लागू करने की सोची गई थी, लेकिन वो लागू होते 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 कब लागू हुई? 2005 में लागू हुई थी। तो लिखना शुरू कीजिए। सीसीई की, सीसीई, सीसीई इसी की ही शॉर्ट फॉर्म है। सीसीई की सर्वप्रथम सिफारिश, सीसीई की सर्वप्रथम सिफारिश, सर्वप्रथम सिफारिश 1986 में, सीसीई की सर्वप्रथम सिफारिश 1986 में, हाँ, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने की। सीसीई की सिफारिश सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने की। तो ये पहले जो 1986 लिखा इसे भले ही हटा दो, क्योंकि ये 1986 शिक्षा नीति आ गया ना, है ना। और पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसी को बोला गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। इसी का हिंदी में नाम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत सीसीई को लागू किया गया। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंतर्गत लागू किया गया। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी, और एनसीएफ 2005 में इसे के अंतर्गत इसे लागू किया गया। ठीक है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, यानी कि व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं समग्र, और ब्रैकेट में लिख दीजिए व्यापक मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन में मूल्यांकन के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक, यानी कि एकेडमिक एवं को एकेडमिक। सह शैक्षिक का अर्थ क्या क्या होता है वो? हाँ, मतलब आपके स्कूल से रिलेटेड, स्कूल का
जो आपका पाठ्यक्रम उससे रिलेटेड, प्लस उससे रिलेटेड, एक तो पाठ्यक्रम से रिलेटेड प्लस उससे रिलेटेड आपकी जो भी एक्टिविटीज हैं वो शैक्षिक एवं सह शैक्षिक में आती है। ठीक है, तो शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों पक्षों को शामिल किया गया। शैक्षिक एवं सह शैक्षिक, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों पक्षों को शामिल किया गया। शैक्षिक आ गया जो आप पाठ्यक्रम से संबंधित जो चीजें पढ़ते हैं, प्लस उसके अलावा सह शैक्षिक में जो उससे संबंधित सारी की सारी एक्टिविटीज हैं। एक तो आपका पाठ्यक्रम हो गया, पाठ्यक्रम के अलावा जो एडिशनल करिकुलम एक्टिविटीज और भी होती हैं जिसमें आपका स्पोर्ट्स म्यूजिक वगैरह हर एक पार्ट आता है, तो वो क्या हो गई, वो आपकी सह शैक्षिक हो गई। उन्हें स्कॉलिस्टिक वो भी बोला जाता है और को स्कॉलिस्टिक भी बोला जाता है, एकेडमिक भी बोला जाता है, प्लस एकेडमिक के अलावा जो आपकी एडिशनल एक्टिविटीज होती है उन्हें सह शैक्षिक बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में ही। सतत मूल्यांकन के अनुसार, सतत मूल्यांकन के अनुसार मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन के अनुसार मूल्यांकन अनवरत, अनवरत का मतलब होता है निरंतर, या आप लिख लो निरंतर, अनवरत छोड़ दो, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सतत मूल्यांकन के अनुसार मूल्यांकन सतत, वो मतलब मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि, जो कि शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए है, जो कि शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए है। अब शिक्षा की एक शैक्षिक अवधि आप समझ गए, जो आपका एकेडमिक ईयर होता है, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो शैक्षिक अवधि क्या हो गई आपकी, एकेडमिक ईयर। ठीक है, लिखिए शैक्षिक पहलुओं में, शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यक्रम के, शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यक्रम के क्षेत्र शामिल होते हैं। ठीक है, शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यक्रम के क्षेत्र शामिल होते हैं, जबकि, जबकि सह शैक्षिक क्षेत्र में, जबकि सह शैक्षिक क्षेत्र में जीवन कौशल, जीवन कौशल अभिवृत्ति, जीवन कौशल अभिवृत्ति, अभी बता देंगे, जीवन कौशल अभिवृत्ति और मूल्य शामिल होते हैं। जीवन कौशल अभिवृत्ति और मूल्य शामिल होते हैं। लाइफ स्किल, जीवन कौशल क्या हो गया आपकी लाइफ स्किल, अभिवृत्ति क्या हो गया आपका एटीट्यूड, अभिवृत्ति क्या हो गया, ब्रैकेट में लिख लो, इन वर्ड से आपको इंग्लिश से समझ आ जाएगा, एटीट्यूड, और मूल्य क्या हो गए आपकी वैल्यूज। देखिए जीवन में आप कैसे उसकी, आपके जीवन जीने की कला, आपका एटीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, ये एक नेगेटिव वर्ड नहीं है, आप किसी भी चीज के लिए कैसे ट्रीट करते हैं यही आपका क्या होता है, एटीट्यूड होता है। वैल्यूज, जैसे वैल्यूज मैं आपके कैसे बता दूं, आपके जिन्हें हम संस्कार बोलते हैं,
वही आपकी क्या है, वैल्यूज होती हैं। तो पढ़ने से आपके अंदर इन चीजों का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो शैक्षिक एवं सह शैक्षिक, देखिए आप जब भी मान लो कि आप कोई काम कर रहे हैं, छोटा बच्चा है, आप उसको दोगे कोई भी चीज दोगे, तो वो उसको समझ नहीं आता कि इसे पेन हो रहा है या नहीं। ठीक है, उसके अंदर सिंपैथी और इम्पैथी दोनों ही चीजें नहीं होती। सिंपैथी होता है किसी की भावनाओं को समझना, और इम्पैथी होता है उस दर्द को खुद के ऊपर लेके समझना, कि उस कंडीशन में खुद को रख के सोचना। तो बच्चा होता है, आप उसके सामने छोटा सा कुत्ते का पिल्ला ला के रख दो, बच्चे को नहीं पता, आप देखना कभी वो उसकी टांग पकड़ लेगा, कभी उसकी पूंछ पकड़ लेगा, कभी उसका मुंह पकड़ लेगा, क्योंकि वो उसके पेन को फील नहीं कर पा रहा है। जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे उसे ज्ञान होता है, उसे चीजों का पता चलता है, तो वो समझता है कि इसे भी क्या होता है, पेन होता है। तो उसके अंदर एक सिंपैथी की वैल्यू डेवलप हुई या नहीं हुई। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, आपने बहुत सारे लोग होंगे जो किसी के दर्द को देख के अरे इसके साथ ऐसा हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते जो उसे इम्पैथी भी करते हैं, कि उसके दर्द के कंडीशन में खुद को रख के वहां पे उस चीज को एनालाइज करते हैं, प्लस उसकी हेल्प भी करते हैं। तो सिंपैथी और इम्पैथी दोनों में ही फर्क होता है। तो जैसे पहले आपके अंदर सिंपैथी आती है और फिर आपके अंदर इम्पैथी आती है, और ये चीजें आपके साथ एज के साथ डेवलप होती हैं। आपको शिक्षा मिलती है, आपको अच्छे बुरे का, सही गलत का, आपको रामायण महाभारत ये सारी चीजें क्यों पढ़ाई जाती हैं, एथिक्स में आती है ना। नैतिक शिक्षा आपका एक सिलेबस होता है, मतलब एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आपके, पता नहीं, मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, 8th तक रामायण चलती है और 8th के बाद 12th तक महाभारत के पार्ट चलते हैं, और उसके अंदर हमारे क्यों सिखाई जाती हैं वो, ताकि आपके अंदर वैल्यूज डेवलप की जा सके, ताकि आपको लाइफ स्किल सिखाई जा सके। ठीक है, और बाकी की और भी जो करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी आप डांस म्यूजिक वगैरह, ये हर चीज आपको क्या सिखाती हैं, हाउ टू, आपको कैसे रहना है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। तो ठीक है, ये सारी चीजें इससे डेवलप होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में छात्रों की कमजोरियों का पता लगाया जाता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में, समग्र मतलब व्यापक मूल्यांकन में छात्रों की कमियों का पता लगाया जाता है। और ब्रैकेट में छात्रों की कमी पता लगाने को ब्रैकेट में ही आप लिख लो निदान, है ना। छात्रों की कमियों का पता लगाया जाता है, कमियों का पता लगाना क्या होता है, डायग्नोस्टिक, है ना, उनका उनको निदान, है ना। फिर पता लगाया जाता है, और उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए, और उनकी कमियों को दूर करने के लिए उपचार की व्यवस्था, उपचार की व्यवस्था की जाती है, उपचार की व्यवस्था की जाती है। तो देखो यहाँ पे हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो कैसी हो गई, निदानात्मक एवं उपचारात्मक। कैसी हो गई, निदानात्मक एवं उपचारात्मक। ये सीसीई का मेन जो था वो मतलब इसका मेन उद्देश्य, या उसकी हम एम की बात करें, वो क्या था, इसका मेन उद्देश्य यही था कि निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षा, कि हमें समय से पहले ही छोटे छोटे लेवल पे ही बच्चों की कमियों का पता लग जाए, ताकि बच्चे को बड़े लेवल पे समग्र उस पे मतलब कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे ही हमें उसकी कमियों का पता लग जाए, हम उसका रिमेडियल कर दे, हम उनका उपचार
कर दे, वो एक्स्ट्रा क्लास लेके पाठ्यक्रम दोबारा से करवा के मतलब जैसे भी वो करवाना चाहे, प्रैक्टिकल क्लासेस लेके या आपको और भी ज्यादा फॉर्मूले या फिर टीचिंग मेथड वगैरह यूज करके कैसे भी वो करवाना चाहे, लेकिन ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो लिखिए। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन में अंकों के स्थान पर अंकों के स्थान पर ग्रेड अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग किया जाता है। अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिए। सर्वप्रथम गीता भुक्कल समिति गीता भुक्कल समिति सर्वप्रथम गीता भुक्कल समिति ने 2009 में 2009 में सीसीई समझ गए ना, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कक्षा 9 तथा 2009 में कक्षा 9 तथा 2010-11 में 2010-11 में कक्षा 10 में अपनाने पर बल दिया। कक्षा 10 में अपनाने पर बल दिया कि भाई 2009 में उन्होंने कहा कि सीसी पैटर्न किस पे लागू होना चाहिए, कक्षा 9 पे, और 2010-11 में किस पे लागू होना चाहिए, ये किस पे, कक्षा 10 पे लागू होना चाहिए सीसीई पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। कक्षा 9 एवं 10 में कक्षा 9 एवं 10 में सतत एवं कक्षा 9 एवं 10 में सतत एवं व्यापक प्रणाली यानी कि समग्र प्रणाली को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 2010-11 से लागू किया। सीबीएसई ने 2010-11 से लागू किया। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यार्थियों के अंकों को ग्रेड में बदला गया। विद्यार्थियों के अंकों को ग्रेड में बदला गया, जिसका मूल्यांकन
जिसका मूल्यांकन शैक्षिक एवं सह शैक्षिक जिसका मूल्यांकन शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियों की एक सुनियोजित श्रृंखला मीन्स सिस्टमैटिक ऑर्डर, सुनियोजित श्रृंखला द्वारा होता है। इसमें ग्रेड निम्न पर आधारित होती है। इसमें जो ग्रेड होती है उनका आधार क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ग्रेड किस पर आधारित होती है। फर्स्ट लिखिए कार्यानुभव कौशल कि उन्हें वर्क एक्सपीरियंस स्किल कैसी है। कार्यानुभव कौशल। नेक्स्ट में लिखिए नवाचार, न्यू इनोवेशंस, नवाचार। नेक्स्ट लिखिए नवाचार। थर्ड पॉइंट लिखिए सीखने हेतु विद्यार्थियों की तत्परता, सीखने हेतु विद्यार्थियों की तत्परता कि वो सीखने के लिए कितना उस चीज के लिए एक्साइटेड हैं। फोर्थ पॉइंट लिखिए समूह में कार्य करने की उसकी योग्यता, समूह में कार्य करने की उसकी योग्यता। नेक्स्ट लिखिए पांचवा पॉइंट विद्यार्थियों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति, विद्यार्थियों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति। 6 पॉइंट लिखिए विद्यार्थियों का विद्यालय के अंतर्गत व्यवहार, विद्यार्थियों का विद्यालय के अंतर्गत व्यवहार। देखिए इससे उन लोगों को फायदा हो गया जो अपने एजुकेशनल जो बुक्स वगैरह थी उनमें अच्छे ना होके जो को एजुकेशनल या फिर मैं बात करूं कि को स्कूलिस्टिक जो एक्टिविटीज करिकुलम एक्टिविटीज होती थी जो उनमें ज्यादा अच्छे होते थे उनके लिए बेनिफिशियल हो गया। उनके लिए आर्ट्स के मार्क्स, उनके लिए स्पोर्ट्स के मार्क्स, उनके लिए वो कैसा उनका ट्रीटमेंट रहता है, उनकी वैल्यूज के मार्क्स, वो हर एक चीज के मार्क्स दिए जाने लगे। तो ग्रेडिंग सिस्टम से यहाँ पे ये फायदा हुआ कि जो स्टूडेंट मान लो कि अगर वो बुक्स वगैरह में अच्छा नहीं है तो उनका स्पोर्ट्स वगैरह अच्छा था तो उनको वहां मार्क्स मिलने लगे। मतलब अब पहले की तरह ऐसा नहीं होता था कि स्टूडेंट को केवल और केवल बुक्स के बेसिस पे या सिलेबस के बेसिस पे ही उनका इवैल्यूएशन करना था। अब इवैल्यूएशन उनकी पूरी की पूरी करिकुलम एक्टिविटीज के बेसिस पे होने लगा। मतलब उनकी सारी की सारी एक्टिविटीज इसमें शामिल कर ली गई। तो लिखिए इससे उन विद्यार्थियों को फायदा हुआ, इससे उन विद्यार्थियों को फायदा हुआ जो शैक्षिक गतिविधियों में अच्छे नहीं हैं। इससे उन विद्यार्थियों को फायदा हुआ जो शैक्षिक गतिविधियों में अच्छे नहीं हैं।
इससे उन्हें अपनी प्रतिभा यानी कि अपना टैलेंट दूसरे क्षेत्रों में जैसे कला, खेलकूद, सारी चीजें आप इसमें लिख दो, कला, खेलकूद, संगीत आदि में दिखाने का मौका मिला। कला, खेलकूद आदि में दिखाने का मौका मिला। दूसरे क्षेत्र जैसे कला, खेलकूद आदि में दिखाने का मौका मिला। ठीक है, सीबीएसई द्वारा नोट डाल लीजिए एक और, पहले मूल्यांकन हेतु सीबीएसई द्वारा पहले मूल्यांकन हेतु वर्ष भर में एक ही परीक्षा का आयोजन किया जाता था, जिसमें प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों को अंक प्राप्त होते थे। सीसीई का नेक्स्ट पॉइंट लिख दीजिए, मुख्य उद्देश्य बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही लिखिए, उद्देश्य में ही लिखिए, है ना, उद्देश्य। सीसीई बालकों पर परीक्षा से पूर्व सीसीई बालकों पर परीक्षा से पूर्व पड़ने वाले दबाव को कम करता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी को कई परीक्षाओं से पूरे वर्ष के दौरान गुजरना पड़ता है, जिसमें पहले ली गई परीक्षा का पाठ्यक्रम पुनः दोहराया नहीं जाता। पुनः दोहराया नहीं जाता।
नेक्स्ट लिखिए इसी में ही, सीसीई शिक्षा व्यवस्था द्वारा, सीसीई शिक्षा व्यवस्था द्वारा सीसीई शिक्षा व्यवस्था द्वारा पारंपरिक पारंपरिक चौक एंड टॉक चौक एंड टॉक विधि, पारंपरिक चौक एंड टॉक विधि में अत्यधिक परिवर्तन आया है। नेक्स्ट लिखिए, सीसीई में दो प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं। सीसीई में दो प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं। पहला लिख दीजिए, रचनात्मक या निर्माणात्मक परीक्षण, रचनात्मक या निर्माणात्मक परीक्षण, ओब्लिक प्रारंभिक परीक्षण, और इन्हीं को इंग्लिश में लिखा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट, FA1, SA1, ये पैटर्न। इस परीक्षण में विद्यार्थियों द्वारा मौखिक परीक्षा तथा दत्त कार्यों में प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, दत्त कार्य यानी कि आपके असाइनमेंट्स, समझ आ गया? नहीं आया था? असाइनमेंट्स, दत्त कार्यों का अर्थ होता है असाइनमेंट्स। आप असाइनमेंट्स नहीं बनवाते हैं, आपके कंपलसरी होते हैं, असाइनमेंट्स के मार्क्स भी होते हैं, प्लस वो जो आपकी मौखिक परीक्षा, जो आपका ओरल एग्जाम होता है, यह नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही लिखना है। एक शैक्षिक सत्र में एक शैक्षिक सत्र में 4 बार आयोजित किया जाता है।
एक शैक्षिक सत्र में 4 बार आयोजित किया जाता है और यह कुल ग्रेड के 40% होता है और यह कुल ग्रेड का 40% होता है। यह विद्यालय स्तर पर ही आयोजित होता है। यह विद्यालय स्तर पर ही आयोजित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिखिए। योगात्मक परीक्षण, समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट यह वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। यह वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। दो FA1 के बाद, 2 FA के बाद, सॉरी FA1 बोली, 2 FA के बाद मतलब 2 रचनात्मक परीक्षण के बाद, 2 रचनात्मक परीक्षण के बाद एक समेटिव असेसमेंट या समेटिव टेस्ट होता है। यह योगात्मक परीक्षण होता है। प्रत्येक योगात्मक परीक्षण का प्रत्येक योगात्मक परीक्षण का अधिभार 30% होता है। 30%, 30%। प्रत्येक योगात्मक परीक्षण का अधिभार 30% होता है। भाई ऐसे 1 का भी 30%, ऐसे 2 का भी 30% और FA मतलब जो FA है उनका टोटल 40%, तो हो गया ना 100%। ठीक है, इसी में नेक्स्ट लिखिए। इसका आयोजन भी विद्यालय के द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन भी विद्यालय के द्वारा किया जाता है। लेकिन प्रश्न पत्र बनाने का कार्य लेकिन प्रश्न पत्र बनाने का कार्य एवं उत्तर पुस्तिका की जांच एवं उत्तर पुस्तिका की जांच का कार्य उत्तर पुस्तिका की जांच का कार्य एवं मूल्यांकन CBSE के द्वारा किया जाता है।
और यहाँ पे इनकी परसेंट लिख दो। अगर एफ ए और इनके बाद होता है एस ए वन, फिर होता है एफ ए थ्री और एफ ए फोर। अगर इसकी बात की जाए तो भाई ये, हाँ, कब से स्टार्ट हो जाता है ये? अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सीबीएसई का जो सेशन है वो अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, एफ ए वन, एफ ए टू, और इनका एफ ए वन, एफ ए टू, एफ ए थ्री, एफ ए फोर सबका जो परसेंट होता है वो 10-10% होता है। ठीक है, तो अप्रैल से सितंबर तक होता है आपका एफ ए वन। सॉरी, ये कंप्लीट ही इसने ऐसे शो कर दिया है। मेरे यहाँ ये होता था कि एफ ए वन, एफ ए टू अप्रैल से सितंबर तक 1 बाय 1 एक एक महीने को छोड़ के होता था। एस ए वन होता था अक्टूबर में, और एस ए टू होता था मार्च में, और एफ ए थ्री और एफ ए फोर ये एक महीने छोड़ के एक महीने होता था, है ना। और इन्होंने कॉन्टिन्यूस पैटर्न शो कर दिया है, तो जैसे इन्होंने शो कर रखा अपन ऐसे ही शो कर देते हैं। जनरली दीपावली की छुट्टियों के बाद आपका एस ए वन होता था। हाँ, ये रूल रहा है सीबीएसई का, क्योंकि मैं खुद सीबीएसई से हूँ। सीबीएसई द्वारा मूल्यांकन, सीबीएसई द्वारा मूल्यांकन मूल्यांकन सीसीई के अंतर्गत निम्न श्रेणियों में विभाजित है। निम्न श्रेणियों में विभाजित है। फर्स्ट लिखिए अकादमिक निष्पत्ति, इसी को बोला जाता है एकेडमिक रिजल्ट। अकादमिक निष्पत्ति यानी कि एकेडमिक रिजल्ट। सेकंड लिखिए शहर शैक्षिक क्षेत्र, शहर शैक्षिक क्षेत्र। को स्कूलेस्टिक एरिया, को स्कूलेस्टिक एरिया।
को स्कोलास्टिक एरिया। थर्ड पे लिखिए सह शैक्षिक गतिविधियां। सह शैक्षिक गतिविधियां, सह शैक्षणिक गतिविधियां, सह शैक्षणिक गतिविधियां, को एजुकेशनल एक्टिविटीज, सह शैक्षणिक गतिविधियां। थर्ड पॉइंट लिखिए सह शैक्षणिक गतिविधियां, यानी कि को एजुकेशनल एरिया एक्टिविटीज। अब लिखिए सीसीई का ग्रेडिंग सिस्टम। लिख लीजिए भाई। ये लिख लो तो बता देना मुझे। इसमें राजस्थान से रिलेटेड पॉइंट्स भी अपने को ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि ये अपने राजस्थान से संबंधित है। तो ये लिख लो तो मुझे बता देना। लिखिए नोट। राजस्थान में वर्तमान में राजस्थान में वर्तमान में राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में वर्ष में कुल 3
वर्ष में कुल 3 योगात्मक मूल्यांकन, वर्ष में कुल 3 योगात्मक मूल्यांकन वर्तमान में राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक सतत एवं समग्र यानी कि व्यापक मूल्यांकन में वर्ष में कुल 3 योगात्मक मूल्यांकन, 3 योगात्मक मूल्यांकन यानी कि ऐसे का प्रावधान है। राजस्थान में वर्तमान में सीसीई को SIQE का नाम दे दिया गया है। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए। SIQE का नाम दे दिया गया, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट लिखिए, सीबीएसई ने अक्टूबर 2009 से, अभी और किसी टीचर की क्लास नहीं है? कौन से सर की? सीबीएसई ने अक्टूबर 2009 से कक्षा 9 तथा अक्टूबर 2009 से कक्षा 9 तथा 2010 से कक्षा 10 में सीसीई को लागू कर दिया है। एक और नोट लिखिए, योगात्मक मूल्यांकन को संकल्पनात्मक या अंतिम मूल्यांकन भी कहते हैं। संकल्पनात्मक या अंतिम मूल्यांकन भी कहते हैं। एक और नोट डाल के लिखिए, राजस्थान में सत्र 2018-19 से, राजस्थान में सत्र 2018-19 से कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक सीसीई के अंतर्गत तीन मूल्यांकन इस तरह आयोजित होते हैं, ऐसे 1, ऐसे 2
ऐसे 3, 45%, 40% और 15%। 45%, 40%, मैंने कोशिश की है कि राजस्थान वाली चीजें भी इसमें ऐड करके लेके आऊं। है, बोलो बोलो। क्योंकि देखो, कोई भी सेंट्रल लेवल पे चीज लागू होती है, स्टेट भी उसमें अपना कुछ ना कुछ चेंज कर देता है। तो और अपना ये राजस्थान का एग्जाम है, तो वो मेन फोकस राजस्थान ने जो चीजें चेंज की हैं उन्हीं पे ही फोकस करेगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? चलो आगे क्या आर्ट एंड कल्चर वाले सर? देखो आएंगे भी या नहीं, अगर नहीं आते हैं तो हम क्लास ले लेते हैं। ये आर्ट एंड कल्चर वाले सर की क्लास थी क्या, जो मैंने अभी ली है? सर आ जाइए।